पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजरे आम पर आया जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ गोल्ड का एक मुआहिदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बचने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर लीं। लाहौर से शाया होने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया कि गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भेस बदलने का माहिर और लोमड़ी जैसा मकार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद थे। सेठ आबिद जो 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान में गोल्ड किंग की हैसियत से भी जाना जाता था और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करना होते हैं और रियासती अशरफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी बनाने होते हैं। इसके अलावा मुआशरे में अपना मुकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का वसी इंतज़ाम भी करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों की तश्कील के साथ ही सामने आया। सेठ आबिद कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहां पर ही पले बढ़े, जहां उनके शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़े की तजारत करते थे। शेख आबिद हुसैन सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए, जहां उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग किया करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता है जो पाकिस्तानी तनाजुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मईशत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतज़ामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और इससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने सन 1950 से सन 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें सन 1950 के आखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनकी स्मगलिंग का निज़ाम दुबई, लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। सेठ आबिद के भाई हाजी अशरफ, जो बहुत रवानी से अरबी ज़ुबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडिया की प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलानी को बरतानिया में सेठ आबिद का सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और इसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब उनका स्मगलिंग का कारोबार मजीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को गोल्ड स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर दयाल और अवान बरादरी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी इन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। उनके बहुत से मुखालफिन के बरक्स सेठ आबिद के तवील कैरियर के दौरान फर्द जुर्म आयद नहीं की गई
हालांकि उनके खिलाफ मुतअद्दिद FIRs दर्ज की गईं। सन 1950 और सन 1960 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तिजारत ने फ़रोग पाया, जिसमें कभी कभी उनको रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती थी। लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत उन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया। सन 1970 की दहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की वसी कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और उनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा न था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रहायशगाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी, जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी, बरामद हुई। उसके साथ साथ 4 मिलियन मालियत का सोना, 2 मिलियन मालियत की स्विस घड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपनी तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अखबारात ने इस खबर की हेडलाइन कुछ ऐसे लगाई: पाकिस्तानी तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया, जिन्होंने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि बहुत सी वार्निंग्स के बावजूद सेठ आबिद उनके सामने पेश न हुए। सेठ आबिद की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रिट का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर्स और नेवल गार्ड की छापामार टीमें तश्कील दी गईं। कराची में सेठ आबिद की रहायशगाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोना बरामद किया गया। सन 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड्स को ये इतला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़िमाबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वहां पर भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। सितंबर सन 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। उस साल फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ आबिद ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जनाब पोस्ट मेडिकल सेंटर हस्पताल के लिए तामीराती मंसूबे और अब्बासी शहीद हस्पताल बर्नवार्ड के लिए 1,51,000 रुपए की अमदाद दी है। सेठ आबिद अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरअज़म मुहिब्बे वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे की भलाई के लिए फराग दिली से अतियात दे रहे थे। उनकी इस शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब उनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। सेठ आबिद बैनुल अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी NCANA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3,100 तोले सोने की वापसी की इजाज़त दी, जिसको सन 1958 में कस्टम हकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। तारीखदान उस वक़्त से ही एरिक हॉब्सबम के समाजी डाकू की इस्तिलाह पर तनकीद करते आए हैं, जब उन्होंने इस बात पर इस्तदलाल किया था कि जराइम की तारीख में चंद अफराद मुजरिम की हैसियत से भी बढ़कर शहरी हीरो बन सकते हैं। पाकिस्तानी तनाजुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की तरक्की में मुआवनत करके एक स्मगलर की हैसियत को एक शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसान दोस्त इदारे कायम करने के अलावा सेठ आबिद ने फलाही इदारों को माली आनत फराम की, जिसमें लाहौर का शौकत खानम कैंसर हस्पताल भी शामिल है। अगरचे सेठ आबिद ने सारी उम्र तशहीर से गुरेज किया,
लेकिन फिर भी उन्हें शोहरत मिली। सेठ आबिद का नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक टीवी शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियांदाद का शारजा इनिंग्स में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख रुपए में खरीदा। बाद की जिंदगी में अखबारों की सुर्खियां उनकी मुजरमाना कार्रवाइयों पर नहीं बनी, बल्कि सन 2006 में लाहौर में उनकी ज़ेरे मलकियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में उनके बेटे सेठ हाफिज अयाज अहमद के कत्ल के बायस वो फिर से अखबारात